दोस्तों, आज मैं आपसे देश की वो वीरांगनाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मोर्चा संभाला और देश के लिए एक अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण वीरांगनाओं की बात इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको इसे अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रानी चेन्नम्मा की, जिनके साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कर्नाटक में, उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है और उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दोस्तों, इसीलिए इन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई के भी नाम से पुकारा जाता है। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 में, यानी सन 1857 के भारत के स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से 33 वर्ष पूर्व दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध किया था और उनके साथ लोहा लिया और उनके दांत खट्टे किए थे। भारत में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव ककती में 1778 को पैदा हुई चेन्नम्मा के जीवन में प्रकृति ने कई बार क्रूर मजाक किया। पहले पति का निधन हो गया, कुछ साल के बाद इकलौते पुत्र का भी निधन हो गया और वह अपनी मां को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गया। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष रुचि रखने वाली रानी चेन्नम्मा की शादी बेलगाम में कित्तूर राजघराने में हुई। राजा मल्लासारजा की रानी चेन्नम्मा ने पुत्र के मौत के बाद शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और यह आदेश दिया कि शिवलिंगप्पा को पद से हटाया जाए। यहीं से उनका अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ और उन्होंने अंग्रेजों का जो आदेश था उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की नीति जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, हड़प नीति का जो उनका ये जबरदस्त उस मुहिम चल रहा था, ऐसी स्थिति आने पर क्या करते थे अंग्रेज कि उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो दोस्तों, चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए इस युद्ध में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अहम भूमिका थी। 1857 के आंदोलन में भी इस नीति की प्रमुख भूमिका थी और अंग्रेजों की इस नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करते हुए कई रजवाड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था और उन्होंने उसे मुखर आवाज भी दी थी। रानी चेन्नम्मा पहली महिलाओं में से थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वह लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्हें कैद कर लिया गया और बेलहोंगल किले में रखा गया, जहां उनकी 21 फरवरी 1829 को मौत हो गई। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद हैं और रानी चेन्नम्मा अमर। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी वीरांगता यानी रानी लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी मां की मृत्यु हो गई दोस्तों।
क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। दोस्तों, सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद जो रानी चेन्नम्मा के साथ हुआ वही यहाँ भी हुआ। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति यानी रानी के पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। दोस्तों, झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। दोस्तों, रानी ने इस सेना में महिलाओं की भर्ती करवाई, यहाँ इसमें भर्ती की गई। ये जो स्वयंसेवक सेना जो बनाई गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी को उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया गया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद जो ब्रिटानी सेना थी यानी जो ब्रिटिश सेना थी ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद में ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी। दोस्तों, इसलिए यह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में अंग्रेजी सेना के जनरल हिरोज ने टिप्पणी की थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। तो अब जिनकी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो भी किसी से कम नहीं थी। उनका नाम बेगम हजरत महल था। बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने नाबालिग बेटे नवाबजादे ब्रिजिस कद्र को अवध के बली यानी शासक नियुक्त करने की कोशिश की थी, मगर उनका शासन जल्द ही खत्म होने की वजह से यह कोशिश
असफल रह गई। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा धार्मिक आजादी की अनुमति देने के दावे का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने ही किया। दोस्तों, जब इस विद्रोह का अंत हुआ, हार हुई एक तरह से इसमें, तो उसके बाद ये शरण के लिए नेपाल गए। पहले वहाँ के राजा ने इन्हें शरण नहीं दी, बाद में शरण देने के लिए हामी भरी और नेपाल में इन्हें शरण मिली, जहाँ इनकी मृत्यु 1879 ईस्वी में हो गई। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटा घर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीमती भीखाजी कामा का। श्रीमती भीखाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। दोस्तों, उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज का है। उनके द्वारा पेरिस में प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीखाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति नहीं पहुंच सकती। उन्होंने लोगों से भारत की दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारत वासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भीखाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भीखाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी। दोस्तों, और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंची। साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा के दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। उनके तैयार किए गए झंडे से काफी मिलते जुलते डिजाइन को बाद में भारत के ध्वज के रूप में अपनाया गया। राणा जी और कामा जी द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा नेता राजू भाई राणा यानी राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। भीखाजी कामा के सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। दोस्तों, इतना डर था अंग्रेजों के मन में भीखाजी कामा का। दोस्तों, भीखाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थीं, लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक महान वीरांगना की, जिनका नाम सुचेता कृपलानी है, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी
एवं राजनीतिज्ञ थीं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। तो सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला शहर में संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी चिकित्सक थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई, क्योंकि उनके पिता की तबादला हमेशा होती रहती थी। दोस्तों, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने इतिहास विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलने के बाद दोस्तों 21 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहती थी, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यु हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सुचेता कृपलानी के कंधों पर आ गया। और इसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में संवैधानिक इतिहास की व्याख्याता यानी कि लेक्चरशिप ज्वाइन की। सन 1936 में 28 साल की उम्र में दोस्तों, महज 28 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुखर नेता JB कृपलानी से विवाह किया। JB कृपलानी सुचेता के इस कदम का उनके घर वालों के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि JB कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचेता कृपलानी से 20 साल बड़े थे दोस्तों। इसी के कारण विरोध किया था महात्मा गांधी ने, उनके परिवार वालों ने। अब 28 का मतलब है कि जब वो 28 साल के थे तो JB कृपलानी 48 साल के रहे होंगे। इसके अलावा गांधी जी को यह भी डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य, जो उनके दाहिने हाथ थे दोस्तों, कहीं स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाए। आचार्य कृपलानी का साथ पाकर सुचेता पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़ी। 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1946 में वह संविधान सभा के सदस्य भी चुनी गई। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था दोस्तों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद वह भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई, जब उन्हें उनके पति व्यक्तिगत व राजनीतिक मतभेदों के कारण जवाहरलाल नेहरू से अलग हो गए और अपनी खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई, तब सुचेता भी उनके साथ हो लिए। 1952 में सुचेता किसान मजदूर पार्टी की ओर से न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ी और जीती भी। वह शीघ्र ही राजनीतिक मतभेदों के कारण वह कांग्रेस में लौट आई। 1957 में कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से वह दोबारा चुनाव जीती और राज्य मंत्री बनाई गई। 1958 से 60 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी थी। 1962 में सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और उन्हें श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुचेता कृपलानी भारत के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वे बंटवारे की त्रासदी में महात्मा गांधी के बेहद करीब रही। वे उन चंद महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी। वह नोवा खली यात्रा में बापू के साथ थी। वे दिल की कोमल तो थी, लेकिन प्रशासनिक फैसले लेते समय वह दिल की नहीं दिमाग की सुनती थी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य के कर्मचारियों ने लगातार 62 दिनों तक हड़ताल जारी रखी, लेकिन वह कर्मचारी नेताओं से सुलह को तभी तैयार हुई जब उनके रुख में नरमी पड़ी। तो ये थी देश की कुछ महान वीरांगनाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मोर्चा संभाला, देश के लिए एक अमिट छाप छोड़ी।